नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। G20 की कवरेज जो है वो आज तक पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमने एक पूरे दिन का कॉन्क्लेव भी किया, लेकिन आज से आप समझ लीजिए कि अब 10 तारीख तक जो खबर G20 की होगी सबसे बड़े पैमाने पर आज तक पर हम आपको दिखाएंगे। और इस सबसे बड़े इंटरव्यू के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां G20 शेरपा अमिताभ कांत हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक साल पहले जब भारत ने प्रेसिडेंसी ली थी, उस समय एक उद्देश्य था कि हम गांव-गांव तक जाएंगे, ग्रास रूट्स तक जाएंगे। उस समय लगा कैसे होगा, लेकिन वाकई छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे एयरपोर्ट्स, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, हर जगह G20 लिखा रहा। पर क्या लोगों तक उस हिसाब से पहुंच बनी? आप संतुष्ट हैं इसे लेकर? देखिए, G20 जब भारत में आई तो इसकी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री जी की थी, क्योंकि ये लीडर्स समिट होती है और उनका जो लक्ष्य था कि हमारी प्रेसिडेंसी बहुत इंक्लूसिव हो और एक साधारण व्यक्ति की प्रेसिडेंसी हो, जिसको पीपल्स प्रेसिडेंसी बोला जाता है। तो बाकी देशों में जब G20 होती है तो एक शहर में होती है, उनकी कैपिटल सिटी में होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार था कि इसको सारे स्टेट्स में ले जाएं। तो हम सारे स्टेट्स में, सारे यूनियन टेरिटरीज में गए और करीब 60 शहरों में गए और हमने सारे स्कूल, कॉलेजेस, उनके बच्चों के मॉडल G20 कराए, उनके एस्से कॉन्टेस्ट कराए, क्विज कॉन्टेस्ट कराए। तो हर बच्चे को पता चला पहली बार कि G20 क्या होता है और हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी और ग्लोबल इश्यूज के बारे में सुनने का, समझने का, पढ़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला। तो ये वाकई में एक बड़ी पीपल्स प्रेसिडेंसी रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो अभी तक शेरपा जो शब्द है वो माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में सबने सुना था। अब सबने सोचा G20 शेरपा। अब हम अपने दर्शकों को भी बताएं, आप सबसे विश्वस्त दोस्त समझ लीजिए, दूत समझ लीजिए भारत के नेतृत्व का, पूरे देश का। यानी कि जो बाकी नेताओं का काम शुरू होता है, वर्ल्ड लीडर्स का, उससे पहले आपका काम शुरू हो जाता है और उसके बाद तक आपका काम चलता है। तो शेरपा ये नेपाली शब्द है और शेरपा का जो सबसे महत्वपूर्ण जो उसका काम होता है वो अपने लीडर को माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुंचाए, ये शेरपा का काम होता है। हाँ। तो मैं अपने लीडर के शेरपा की तरह, माननीय प्रधानमंत्री जी के शेरपा की तरह काम कर रहा हूं और हर देश में शेरपास होते हैं जो अपने लीडर्स के लिए काम कर रहे हैं और वो आपस में चर्चा करते रहते हैं सारे, और वो फाइनली एक लीडर्स डिक्लेरेशन पर काम करते हैं जो कि लीडर्स अप्रूव करते हैं। इतने विस्तृत, इतने अलग अलग सोच विचार वाले देश हैं, उसमें जो आपका काम है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बहुत ही कठिन और बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अनोखा एक काम है, क्योंकि इसमें 20 तो G20 देश हुए। हाँ। 9 इनवाइटी कंट्रीज हुए। उसके अलावा हमारे सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जो देश होते हैं वो हर देश अपने नेशनल सर्कमस्टांस की तरह एक अपनी डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी कर रहा है और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है। तो सबके बीच में कंसेंसस लाना और करीब 100 इश्यूज से ज्यादा इश्यूज पर कंसेंसस लाना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। व्लादिमीर पुतिन का न आना, उनका ये निर्णय, ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है? देखिए, वो ट्रैवल अभी नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने बताया माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो किसी और चीज़ों में व्यस्त हैं। पर उनके फॉरेन मिनिस्टर आएंगे और रशिया की तरफ से पूरी उनकी टीम यहाँ रहेगी और चर्चा करेगी। और वही उन्होंने बाली में भी उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहां पर हालांकि जो ज्वाइंट कम्युनिके था उसमें रूस की ही आपत्ति बड़ी थी, वॉर शब्द को लेकर। भारत इन चीजों को अवॉइड करने की तरफ देख रहा है? नहीं, हमारी चर्चा चल रही है। देखिए, यूक्रेन युद्ध हमारे लिए, हमने तो बनाया नहीं है ये युद्ध, और डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज का इसमें कोई रोल नहीं है। एक यूरोप में कुछ कंट्रीज के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है, पर हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसमें हमने सारे डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस किया, हमने ग्रोथ के इश्यूज पर फोकस किया, हमने एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ली, कि साधारण व्यक्ति के लिए क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज है उस पर फोकस किया। जैसे कि हमारे लिए बैलेंस्ड, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव ग्रोथ आवश्यक है। कोविड की वजह से करीब बहुत सारे
पीछे चले गए, दारिद्र्य रेखा के पीछे चले गए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम कैसे आगे ले जाएं, पढ़ाई में कैसे आगे बढ़े, हम हेल्थ में कैसे आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण चीज है। तीसरा कि क्लाइमेट एक्शन में हम कैसे सारे देशों के साथ मिलके काम करें और आगे बढ़ें, सपोर्ट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने तो कार्बन स्पेस पूरी ली है डेवलप्ड राज्यों ने, तो वो क्या कर सकते हैं, और हमने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देश ने बनाया है उसको कैसे ग्लोबल साउथ के लिए उपयोग किया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है कि विमेन लेड डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट, जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करें हम लोग, और उस पर बड़ी चर्चा रही है। और आखिरी की एक, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट एक्शन के लिए हमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, तो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे, वो उस समय क्लाइमेट एक्शन और एसडीजी इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं थी, पर आज इंपॉर्टेंट इश्यूज है, तो उनको सपोर्ट करना है, फाइनेंस करना है, और ये एक महत्वपूर्ण चीज है। तो इन मुद्दों पर मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले असल में ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बड़े मुद्दों पर सारे देशों के बीच एक समन्वय, एक वो रेखा, मध्य रेखा हम कहें, उसे निर्धारित करना एक ज्यादा बड़ी चुनौती है। पर छोटी चुनौतियां भी तो आ जाती है ना, जैसे अब चीन ने कह दिया कि वासुदेव कुटुंबकम पर उसको आपत्ति हो गई कि संस्कृत भाषा ही नहीं है इसकी। तो इन चीजों से कैसे पार पाएंगे, और ये जो सोच है, ये जो हमारा नारा है इसका, उसे कैसे समाहित कर पाएगा हिंदुस्तान फिर? नहीं, तो हमारा जो लक्ष्य था ये वसुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पे कुछ आपत्ति आई है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं और चाइना के साथ चर्चा कर रहे हैं, और जो हमारा मोटो है उसको हम आगे जरूर ले चलेंगे, आप फिक्र, वो शेरपा का काम है कि उसको सुलझा कर आगे ले चले। सुलझ जाएगा वो, नहीं, कोशिश पूरी करेंगे और आगे ले चलेंगे जी। पर ये जो जिन देशों को हमने चुना कि एक तो वो देश होते हैं जो इसके सदस्य होते हैं, वो आते हैं, जो जिसकी प्रेसिडेंसी है वो तय कर सकता है कि हम कुछ और देशों को आमंत्रित करना चाहते हैं। इन देशों को आमंत्रित करने के पीछे सोच भारत की क्या थी, इन 9 देशों को बुलाने की? देखिए, भारत की ये सोच थी कि G20 प्रेसिडेंसी 20 साल में एक बार आता है। ये एक अवसर है जो अफ्रीका के देश हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं मिडिल ईस्ट में, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सबको इनवाइट किया जाए। और उनमें से 9 देश हम लोगों ने चुने जिनको कि इनवाइट किया है। तो ये 20 + 9 देश, इन सब ने मिल के साल भर चर्चा की है। अफ्रीकन यूनियन को लेकर जिस तरह से भारत ने कोशिशें की और अभी तक जिस स्तर पर है, आपको उम्मीद है कि जिस मंशा के साथ हम आगे बढ़े थे वो पूरा हो रहा है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे G20 नेताओं को चिट्ठी लिखी कि अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, और उस प्रपोजल का बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, और ज्यादातर देशों ने, वहां के लीडर्स ने इसका बहुत वेलकम किया है, और इस पे चर्चा चल रही है, और ये लीडर्स समिट में चर्चा होके आगे चलेगा। पर ज्यादातर लीडर्स ने इसका बहुत बढ़िया वेलकम किया है। खासकर कोविड के समय के बाद प्रधानमंत्री जब कई देशों में जाते हैं तो वहां पर उनका जो आभार है वो उनके एक्शंस में दिखता है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनना इस समय कितना महत्वपूर्ण था, और क्या वाकई भारत प्रतिनिधित्व कर सकता है उस समूचे ग्लोबल साउथ का? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है कि हम अपनी प्रेसिडेंसी में थ्रू आउट लगातार हम एक डेवलपिंग कंट्री की वॉइस बन के निकले हैं, हम ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के निकले हैं। और जब आप बाद में जब देखिएगा आप इसको, समिट को पूरा और लीडर्स डिक्लेरेशन को देखिएगा, तो ये पूरी आवाज एक डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज बन के, ग्लोबल साउथ की आवाज बन के निकलता है। और जब ये हमारी प्रेसिडेंसी शुरू हुई तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की जी, और सारे 125 देशों के साथ चर्चा की कि क्या होना चाहिए हमारा प्रायोरिटीज। और हमारी प्रायोरिटीज जो रही साल भर, वो उस मीटिंग से निकली हैं। तो हमने जो साल भर चर्चा की है वो सारी डेवलपिंग कंट्रीज की प्रायोरिटीज हैं, और इसीलिए डेवलपमेंटल इश्यूज, इनकी ग्लोबल डेट इश्यूज, इनकी फाइनेंसिंग इश्यूज, इनके एसडीजी गोल्स, ये सब
बहुत ही आगे, लगातार साल भर हमने उन्हीं पर चर्चा की है। तो G20 को ग्रासरूट्स तक ले जाना एक बात है कि लोगों को पता चला कि इस तरह का आयोजन हो रहा है और एक तरह से त्योहार की तरह से सबने मनाया, पर क्या उसका एक G20 जैसे समूह का क्या असर भी उस ग्रासरूट तक होता है? एक आम इंसान इसे हिंदुस्तान ने क्या पाया के तौर पर क्या देखे? नहीं, लक्ष्य तो वही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं एसडीजी गोल्स की, जब हम बात करते हैं हेल्थ की, जब हम बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन की, या हम बात करते हैं एजुकेशन की, या हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो उसका लक्ष्य तो यही है कि जो भी पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो और उसके लिए आगे से रिसोर्सेज प्रोवाइड करें मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, तो उसका असर साधारण व्यक्ति पर पड़ता ही है। तो जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी होती है, अभी का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, वो डेवलपिंग कंट्री के खिलाफ है। इसको अगर हम बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं और बदलेगा, तो उसका बेनिफिट तो सीधे साधारण व्यक्ति पर पहुंचेगा। अगर हम ज्यादा फोकस एजुकेशन पर देते हैं, या हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर देते हैं, या हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ले जाते हैं, तो साधारण व्यक्ति पर फर्क पड़ेगा। अभी जब भारत ने चंद्रयान 3 के जरिए जो कामयाबी हासिल की है, प्रधानमंत्री भी ब्रिक्स के लिए उस समय विदेश में थे, पूरी दुनिया ने देखा है, सराहा है। उसके साथ अब जब यहाँ पर समिट जो G20 का होगा, तो एक बात हमेशा होती है कि बचपन से हम सब वही लिखते आए हैं कि भारत एक विकासशील देश है। क्या वो परिस्थितियां बदलने का समय, वो शब्द बदलने का समय वाकई करीब है? नहीं, तो वो तो बदल गया है। आप ये समझिए, बदलने का समय नहीं बदल गया है, क्योंकि हम तो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हमने जो घर बनाए, जो हमने पाइप वाटर कनेक्शन दिए, या जो हमने बिजली कनेक्शन दिए, या हमने टॉयलेट्स दिए स्वच्छ भारत में, या 55,000 स्क्वायर किलोमीटर रोड्स दी, या हमने जो कोविड के समय 2.2 बिलियन कोविड वैक्सीनेशन किए, या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम 46% दुनिया का फास्ट पेमेंट करते हैं, ये दिखाता है कि हमने बहुत एडवांसमेंट किया है। और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने पिछले 8 वर्षों में किया, वो साधारण तरीके से भारत को 50 वर्ष लगते। तो वो सब हमने अचीव किया है, और भारत अब बहुत एडवांस्ड एक कंट्री है। दिल्ली के नजरिए से भी मैं समझना चाहती हूँ, बहुत व्यस्त शहर है, हालांकि छुट्टियों का ऐलान किया गया है, जो सरकारी दफ्तर है उसमें। आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उस समय? जनरली हम देखते हैं कि जहां पर G20 का आयोजन होता है वहां पर सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित, तो क्या लोग घरों से न निकले? लोग किस तरह से इसमें भागीदारी अपनी करें? नहीं, देखिए 8, 9, 10 को तो छुट्टी है, पर हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो दिल्ली वासी हैं वो अगर बाहर कहीं छुट्टी में जाना चाहते हैं, यही एक सुनहरा अवसर है कि आप जाएं और घूमें। और जो लोग बाहर से दिल्ली आना चाहते हैं, हम लोग की रिक्वेस्ट ये रहेगी, और बहुत हाथ जोड़ करके हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दिल्ली आने के बदले किसी और अपने हमारे टूरिज्म साइट पे जाएं और भारत को डिस्कवर करें और उसको देखें। क्योंकि इस समय दिल्ली में ज़्यादा भीड़ होने का मतलब है कि हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लीडर्स, अगर 43 लीडर्स आ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, ये सब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग बहुत निम्रता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि अगर आप दिल्ली के बाहर जा सके, या दिल्ली आने के बदले कहीं और जाएं, तो बेहतर रहेगा। उस समय सबकी भागीदारी यही हो सकती है, योगदान ये हो सकता है। सुरक्षा की भी आपने बात की अमिताभ कांत जी। जो जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति यहां पर आते हैं, जो इनर सिक्योरिटी होगी वो सबकी अपने देशों की जिम्मेदारी रहेगी, और भारत के जो सुरक्षा बल हैं वो मोटे तौर पर ओवरऑल इस पूरे समारोह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि पूरी सिक्योरिटी का पूरा अरेंजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है और लगातार मॉनिटर कर रहा है इसको, और सारे देशों के साथ मिलकर ये हो रहा है। हमेशा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी किसी दूसरे देश जाते हैं तो जो गिफ्ट्स होते हैं उनके बहुत सोचे समझे, तो G20 के दौरान भी हम समझें कि भारतीयता का जो एक जायका मिलेगा सारे देशों को, वो देश के हर हिस्से का एक प्रतिनिधित्व रहेगा। बिल्कुल रहेगा, वो माननीय प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। पर जो भी होगा थ्रू, हमने ये G20 के समय केवल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को उपयोग किया है, और उससे लोकल आर्टिजन्स को बहुत फायदा हुआ है। लोकल जो आर्टिस्ट है, लोकल आर्टिजन्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को ले लेके हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सब जगह बांटा है। तो ये थ्रू आउट G20 केवल यही रहा है
हम भारतीयता और भारत की जो आर्टिजन्स हैं उनकी मदद करें। किसी भी इस तरह के आयोजन की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है वो जो एक संयुक्त बयान, जो जॉइंट आपका कम्युनिके आखिर में आएगा। अड़चन देख रहे हैं कोई अभी? अड़चने हैं, उसमें कोई मुझे कहने की जरूरत भी नहीं कि अड़चने तो होती हैं, चैलेंजेस तो होते हैं, पर चैलेंजेस में अवसर भी होते हैं। तो हमने भारत की जो एक्शन ओरिएंटेशन है, इंक्लूसिविटी है, डिसाइसिवनेस है, ये सब दिखाया है। और आगे चल के हम अगले 10 दिन के अंदर हम यही काम करेंगे कि हम कम्युनिटी में मेहनत करें, सबको साथ लाएं, कंसेंसस बनाएं और सारी इश्यूज पे हम आगे बढ़ें। अभी तक जो हमारा मकसद था उसमें आप भारत की सफलता को कैसे आंक रहे हैं, और अब आपका सबसे बड़ा मकसद क्या रह जाता है? देखिए, भारत ने जो G20 जिस तरह से किया है वैसे किसी देश ने नहीं किया। भारत ने जिस तरह से साधारण व्यक्ति तक ये G20 ले गए हैं, किसी और देश ने नहीं किया। भारत ने जो एम्बिशन दिखाई है किसी देश ने नहीं दिखाई उस तरह की। भारत ने जो डिसाइसिवनेस दिखाई है वो किसी देश ने नहीं दिखाई। और भारत ने जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस किया किसी और ने नहीं फोकस किया। पर ये जो बाकी दो देशों के बीच की आपसी खींचतान रहती है वो भी तो प्रभावित करेगी हमारे उस एक। यूक्रेन का जो युद्ध है हमने तो किया नहीं है। अगर ये एक इंपॉर्टेंट इशू कुछ देशों के लिए है, पर हम लोग ने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, उनके लिए डेवलपमेंटल इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ के इश्यूज इंपॉर्टेंट है, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, उनके लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट जरूरी है। हम उस पर लगातार फोकस्ड रहे हैं और हम फोकस्ड रहेंगे। पर दबाव तो बनता है क्योंकि सब कहते हैं कि भारत ही दोस्त है सबका, तो भारत को बीच। हम पहले ये सारी इश्यूज को निकाल कर उस पर आएंगे और उस पर उन पर भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सहमति लाए, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। जी, तो भारत जो कि विकास का एक पूरक बनाना चाहता है इस G20 के आयोजन को। जब हम समापन भी करेंगे, जब हम अगले देश को इसकी प्रेसिडेंसी भी सौंपेंगे, तो इस उम्मीद के साथ, इस लक्ष्य के साथ कि विकास उन देशों का जो अब तक अछूते रहे हैं, और यही भारत का सबसे बड़ा योगदान रहेगा इस। बिल्कुल। तो माननीय प्रधानमंत्री जो लीडर है उनका अप्रोच रहा है कि ह्यूमन सेंट्रिक, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, और एक्शन ओरिएंटेशन और इंक्लूसिविटी, वही हमने थ्रू आउट G20 दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ कांत जी हमसे बात करने के लिए।